वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये भी बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है। जो पिछला वीडियो लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें आपको बताया था कि बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है वो, ठीक है, और उसका स्टेटमेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, और उसका जो प्रूफ था वो हमने थ्योरेटिकली किया था, ठीक है। तो उसमें हमने प्रूव किया था कि एक सेक्शन पे जो टोटल एनर्जी है P1 अपॉन डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वेयर अपॉन 2G प्लस Z1, यानी कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 इन द सेम पाइपलाइन एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें एजम्पशंस ये ली थी कि वो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है स्टेडीली फ्लो कर रहा है और आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस फ्लो हमने एज्यूम किया था। तो उसके हिसाब से वो इक्वेशन हमारी आ गई थी। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को जब हम अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ जो एजम्पशंस ली थी वो एजम्पशंस जो वो फुलफिल हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन आ जाती है वहां पर। तो कुछ जो है डाटा मैनिपुलेशन फिर हमें करना पड़ता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है। तो सिंपली इसको समझ लेते हैं लिमिटेशन है क्या क्या, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी हमारी? बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन बनती है हमारी ये, टोटल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। अब जो एजम्पशंस थी उनको हम फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अब ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो है ना हर एक पार्टिकल की सेम होगी, यानी कि यूनिफॉर्म होगी। अब ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? ये तो आपको पता है कि जब लिक्विड मूव कर रहा है, एक लेयर दो लेयर इस तरह से मूव करता है, तो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे स्लो मूव करती है, जिसके पार्टिकल सबसे स्लो चलेंगे, और सबसे ऊपर वाली सबसे ज़्यादा तेज वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली नहीं होता। तो वेलोसिटी की जो कर्व बनती है आपको पता है इस टाइप से कर्व बनती है वो, ठीक है। ये हम पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। एक तो ये चीज़ है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो ड्रैग होता है विस्कोस ड्रैग होता है। हम ये मान के चल रहे कि बीच में विस्कोसिटी है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। जो लेयर्स के बीच में विस्कोस ड्रैग जरूर होगा। इसके अलावा फ्रिक्शनल लॉस भी होगा। जो लेयर्स जो हैं सरफेस के साथ मूव कर रही हैं, जो सबसे नीचे सरफेस के साथ जो लेयर्स हैं उसमें फ्रिक्शनल लॉस भी होगा। यानी पाइप में जब लिक्विड फ्लो करता है तो जो पाइप की सरफेस है उसके साथ उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो उसकी वजह से कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो उनको हम कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते उस फ्रिक्शनल लॉस को, या विस्कोस ड्रैग की वजह से भी जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है वो भी, ठीक है। और दूसरे भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। जैसे मान लो कर्व्ड पाथ है, इस टाइप से मूव कर रहा है लिक्विड, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि जब कर्व पे कोई मोशन में कोई चीज़ और जब कर्व पे आती है तो उसको स्लो होना पड़ता है। अगर स्लो नहीं करेंगे तो वो जो है लॉस ऑफ एनर्जी दूसरी तरीके से होगा, क्योंकि फिर वो सीधे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लिक्विड तो अपना फ्लो कर रहा है, अब उसको ब्रेक तो नहीं लगानी, लेकिन क्या है कि जब वो कर्व पे आएगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर जो वो टकराएगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर्व्ड पाथ पे भी होगा, ठीक है। या मान लो इस टाइप से पाइप है हमारी, अब सीधे जाके पहले लिक्विड यहाँ टकराएगा तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से और भी लॉसेज होते हैं जो कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिनको हम बर्नौलीज थ्योरम में प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बर्नौलीज थ्योरम होती है प्रैक्टिकली वो ये होती है, यानी कि टोटल हेड एट सेक्शन 1, ये टोटल हेड हो गया, और उसके कुछ दूरी पे दूसरा सेक्शन है, उस पर हमने टोटल हेड देखा, तो ये बिल्कुल इतना सही इसके बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। कुछ लॉसेस हो जाएंगे जिनको उनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा,
तब जाके इसके बराबर आएगा वो, ठीक है ना। इतनी क्वांटिटी से हमेशा कम मिलेगी, कितनी कम होगी, जितने बीच में लॉसेस हो गए। तो ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ तो ली, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं प्रैक्टिकली, और वैसे जो उसके इफेक्ट है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहले 4 जो मैं बता रहा हूँ उसके इफेक्ट हैं, बर्नौलीज थ्योरम के इफेक्ट्स को यूज़ करके हम कुछ उसका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ों को हम समझ सकते हैं। जैसे एयरफॉयल लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। अब ये आप लोग जानते हैं कि जब एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है, ठीक है, और फिर वो लिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो हाइट पकड़ता है वो, तो वो कैसे होता है वो, तो उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम जो है अप्लाई होती है। वो कैसे, जैसे ये डैने होता है ना, जैसे वो एयर विंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन जो है, मान लो इस टाइप से एरोप्लेन है ये, तो इसके विंग्स होते हैं, ये विंग्स हैं, ये देखे होंगे आपने। तो ये विंग्स का जो अगर क्रॉस सेक्शन है वो इस टाइप से होता है, इसको हम बोलते हैं एयरफॉयल। अब इसका क्या काम है एयरफॉयल का, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे वाला जो सरफेस थोड़ा सा फ्लैट है और ऊपर वाला कर्व्ड है, ठीक है। मान लो अब जो फ्रंट में ये वाला हिस्सा रहता है, अब एरोप्लेन जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो सामने से जो एयर है, अब उसकी एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये स्ट्रीम है जो एयर की, इसकी डायरेक्शन तो है ये, और एयर की स्ट्रीम मान लो ये इतनी कंड्यूट ले ली हमने एयर की, यानी कि इतने से सुरंग के टाइप का एज्यूम कर लिया, इतने हिस्से को हम एज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें एयर सामने से जो आ रही है, अब यहां तक तो वो पूरा एरिया मिला हुआ, यहां के क्या होगा कि ये जो एयर फॉइल है वो आ गई, अब कुछ एयर जो है वो इधर चली जाएगी, ठीक है, और कुछ एयर जो है वो इधर जाएगी। अब आप एक चीज देखोगे कि एयर जो इधर से जा रही है और इधर से जो जा रही है इसके ऊपर से, अब उसमें क्या हो रहा है, अब ये जो एरिया है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर मैं इसको A1 बोल दूं और इस एरिया को A2 बोल दूं, यानी कि यहाँ जो एरिया मिल रहा है और यहाँ पे जो एरिया उसमें फ़र्क है, A1 इज लेस देन A2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये वेलोसिटी v थी यहाँ पर एयर की, यानी कि इसकी एयरफॉयल जो है या एयरप्लेन जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो मान लो एयर जो स्टिल है तो उस टाइम मान लो उसकी वेलोसिटी v है। अब इस वेलोसिटी के साथ जब ये टकराएगा तो कुछ तो इधर चली जाएगी वेलोसिटी एयर, कुछ इधर। अब क्या वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी? सेम नहीं रहेगी। अब क्योंकि अब यहाँ पर मान लो a है एरिया a, ठीक है, अब यहाँ पर तो एरिया बड़ा था, ठीक है, अब यहाँ पर जब जाएगी एयर तो यहाँ पर जो एरिया कम हो गया एकदम से, तो एरिया यहाँ से कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जो A1 V1 है इज इक्वल टू A2 V2, ये तो आपको पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एरिया कम हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मान लो इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर V1 एयर की, यहाँ पर भी एरिया कम हुआ इसके बनिस्बत यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो मान लो वेलोसिटी होगी V2। लेकिन अब आप एक चीज सोचिए, क्या V2 और V1 में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, V1 V2 में क्या रिलेशन होगा? यहां पर तो V2 जो है वो एरिया ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी इस V1 से कम होगी, ठीक है ना। तो अब A1 V1 से अगर आप वो कर लो तो अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना, तो V2 विल बी लेस देन V1, ठीक है। अब इस सेक्शन को देख लो, अब V2 कम है तो यानी कि V2 स्क्वायर अपॉन 2G काइनेटिक हेड विल बी लेस हियर, यहां पर काइनेटिक हेड होगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये चीज इससे ज्यादा होगी।
अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इससे कम है, ठीक है, अब टोटल एनर्जी तो यहाँ से आ रही थी ना, टोटल एनर्जी तो यहाँ जितनी थी वही दोनों को मिला के होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी हेड कम हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेशर हेड में। ये कम हुआ है तो ठीक है, तो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो P/W में। या प्रेशर इंटेंसिटी P1 है यहाँ पर, तो P2 अगर P1 ऊपर है, यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P1 एक्ट कर रही है तो P2 यहाँ एक्ट करेगी, तो प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो नीचे से ज़्यादा लगेगी। P2 विल बी ग्रेटर देन P1। प्रेशर इंटेंसिटी नीचे ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, फोर्स विल बी ग्रेटर देन F1। अब किसी बॉडी पे ऊपर से F1 लग रहा है और नीचे से F2 लग रहा है, ठीक है, तो अगर F2 ज़्यादा है तो चीज़ ये ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है ना। F1 इज लेस देन F2, तो जो ज़्यादा जोर ऊपर की तरफ लगेगा, इस वजह से जो है एयरफॉल ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी बना के देखना कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो आपने सिंपली ये बताना है कि इसके ऊपर एरिया कम है, इसके नीचे एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से नीचे वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है। नीचे कम वेलोसिटी होगी तो उसके बदले उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हेड नीचे कम होगा, और काइनेटिक हेड कम हो रहा है तो प्रेशर हेड बढ़ जाएगा। प्रेशर हेड बढ़ने का मतलब प्रेशर इंटेंसिटी नीचे ज़्यादा है इसके मुकाबले में, इसलिए वो एयर लिफ्ट होता, ठीक है, लिफ्ट हो। ये तो हो गया एक एयरफॉयल का एग्जांपल। एक बंसेंस बर्नर भी होता है, बर्नर आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक ये हमारा बर्नर है, इसके अंदर क्या है कि एक नोजल लगा रखी है हमने, ठीक है ना, इसमें से गैस या फ्यूल अंदर आता है, और यहाँ पर नोजल है। नोजल का मतलब जहाँ पे बिल्कुल कम एरिया होता है निकलने के लिए, और एरिया कम होगा तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो फ्यूल आएगा वो हाई वेलोसिटी के साथ यहां पर एंटर करेगा। हाई वेलोसिटी के साथ जब एंटर करेगा तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक हेड बढ़ा, तो किसके बदले बढ़ेगा, वो प्रेशर हेड के बदले, क्योंकि पोटेंशियल हेड का ज्यादा रोल नहीं है। पोटेंशियल हेड जो है छोटे मोटे इतनी डिस्टेंस से वेरी नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर हेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी कम हो जाएगी बाहर के मुकाबले। तो बाहर से एयर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, वो एयर अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो वो मिक्स होकर फिर जाता है। फ्यूल प्लस एयर या फ्यूल प्लस ऑक्सीजन चाहिए होती है ना जलने के लिए, तो फ्यूल प्लस एयर ये यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर ये फ्लेम बन जाते हैं जब हम इसको इग्नाइट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हुआ है ये भी बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है ना। तो जो एनर्जी थी, एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ी तो प्रेशर एनर्जी कम हो गई, तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रही। इसी तरह से ऑटोमाइजर और स्प्रे होता है, आपने देखा होगा कि स्प्रे होता है जो बार्बर की शॉप पे भी होता है, घर में या कॉलिन की शीशी भी आपने देखी होगी, तो उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है। जब पंपिंग करते हैं तो वो हाई प्रेशर के साथ लिक्विड को बाहर फेंकता है, उसको स्प्रे बनाने के लिए एयर चाहिए, तो पीछे से एयर जो है वो खींची चली जाती है जब वहाँ पर प्रेशर कम होता है। जब हाई वेलोसिटी होती है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आप देखना, प्रैक्टिकली देखना, उसको मुझे प्रैक्टिकली देख के बताना। एक फेनोमिना आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे घर जो उनके खिड़कियां जो हैं वो दरवाजे जो हैं बंद हैं, उसके ऊपर से बहुत तेज हवा जाए तो वो छत उड़ जाती है। वो किस लिए? क्योंकि जब हाई वेलोसिटी के साथ छत के ऊपर से हवा जा रही है और अंदर हमने बंद कर रखा, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑलरेडी, लेकिन जब हाई वेलोसिटी से जब एयर ऊपर से जाएगी तो ऊपर प्रेशर जो है वो, मान लो ऊपर प्रेशर P1 है वो कम हो गया और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ही था, वो P1 जो इससे बहुत कम हो जाता है। पहले तो अगर हवा नहीं चले दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जब वेलोसिटी के साथ कोई चीज रही तो काइनेटिक हेड बढ़ा है तो प्रेशर हेड कम हो गया, तो नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम होता है, तो ये छत इतना फोर्स लग जाता है कि वो छत उड़ जाती है, ठीक है। एक और बहुत पॉपुलर फेनोमिना क्या टेक्निक है क्रिकेट की, स्पिनिंग ऑफ बॉल। स्पिन बॉल करते हैं जैसे क्रिकेटर में आपने सुना होगा। ये बॉल को स्पिन करना क्या है, आप मान लो इधर से बॉलर जो है उसने बॉल फेंकी है, ये बॉल जा रही है आगे। अब बॉल जो फेंकता है स्पिनर, तो वो किस तरह से रोटेट करता है इसको, ठीक है।
इस तरह से रोटेट करके वो बॉल को फेंकता है। अब स्पिन का मतलब क्या है कि जो बैट्समैन है उसको ये लगता है कि बॉल तुम्हारे पास यहां पर आएगी, लेकिन स्पिन होने की वजह से वो अपना रास्ता बदल लेती है बैट्समैन से आगे से, तो उसको समझ नहीं आता है, यही होता है ना। तो वो रास्ता कैसे बदलती है, तो उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मत समझना कि जो बॉलर हैं वो बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन याद करके आते हैं या हाइड्रोलिक्स पढ़ के आते हैं, तो वो एक टेक्निक है वो करने की, उस पर अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम होती है। जो हो रहा है वो बर्नौलीज थ्योरम की समझ में एप्लीकेशन है। अब बॉल जो है ये रोटेट करती हुई जा रही है। अब हवा जो है सामने से वो इस तरह से आएगी। अब हवा जो है यहाँ पर इससे टकराएगी, कुछ हवा तो ऊपर से सीधी जाने की कोशिश करेगी, नीचे से भी। तो जितनी हवा है कुछ इधर चली जाएगी और कुछ उधर चली जाएगी, बॉल इसको हवा को चीरती हुई जा रही है। अब आप देखोगे कि जो ऊपर वाली हवा है और जो बॉल की रोटेशन है ये डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। हवा इधर जा रही है, बॉल इधर जा रही है, अपोजिट होगी डायरेक्शन। नीचे वाले हिस्से में बॉल इधर की तरफ घूम रही है और हवा भी इधर ही जा रही है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है। यानी कि जो ये हवा है ऊपर वाली, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हवा उसकी v2 है। तो v1 जो है v1 विल बी लेस देन v2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपोज कर रही है बॉल हवा को, फ्लो को, और यहाँ पर वो साथ दे रही है। तो जितनी यहाँ पे कम हो रही उतनी यहाँ पर हवा की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो v1 अगर कम है इसका मतलब क्या है, काइनेटिक हेड कम है ऊपर, काइनेटिक हेड कम है तो प्रेशर हेड विल बी, मान लो यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P1 लग रही है और यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P2 एक्ट कर रही है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। अब किसी बॉडी पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, इसी वजह से बॉल जो है एकदम से अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है बॉल, इसको बोलते हैं हम स्विंगिंग, स्विंग कर गई वो। तो ये एक फेनोमेना और है। तो इसमें एयर की वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आप सुनोगे तो अब एयर वेलोसिटी का भी जिक्र होता है इसमें। तो स्पिनर को बड़ी हेल्प मिलती है, अगर सामने से हवा आ रही हो तो उसकी बॉल ज़्यादा स्विंग करेगी। आइए अब और एप्लीकेशंस पे बात करते हैं, जो बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। इनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो मेनली जो हमारे इसमें है सब्जेक्ट सिलेबस में है वो हमारे ये मेजरिंग डिवाइसेस हैं 3, जो कि बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड हैं। तो उनकी स्टडी, उनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से समझना हमने। तो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकल, एक तो वेंचुरी मीटर है, एक ओरिफिस प्लेट मीटर और एक पिटोट ट्यूब। अब इन तीनों डिवाइसेस को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है, ए वेंचुरी मीटर इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर, या वेंचुरी मीटर के बारे में कुछ ब्रीफली बताओ, तो सबसे पहले लाइन लिखनी है कि इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। फिर इसका बताना यूज क्या है। इट इज ए डिवाइस यूज्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ये दो चीज याद रखना, किसी पाइप में, यानी कि कहीं भी हम इसको लगा, पाइप में ही यूज होगा। किसी भी पाइप में अगर हमें रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है, अभी कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है पर सेकंड फ्लो कर रही है, वो मेजर करना, तो हम वेंचुरी मीटर को यूज कर सकते हैं उस पाइप के बीच में कहीं लगाकर, ठीक है। फिर आती है बात कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये फिगर बनेगी, ठीक है। तो फिगर में आपको दिखाई देगा कि ये है वेंचुरी मीटर, जितना आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड पेन से मैं, ये वेंचुरी मीटर इतना सा ये वेंचुरी मीटर है। तो एक पाइपलाइन है जिसको हमने बीच में खोल के उसके बीच में ये वेंचुरी मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये पाइप है, इधर भी ये पाइप है, उसके बीच में लगा रखा है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है इस पाइप में, ठीक है। अब इसके जो 3 पार्ट हैं,
इस वेंचुरीमीटर के 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। ध्यान से देखोगे तो ए को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है कन्वर्जिंग पार्ट, ठीक है। बी जो है वो उसको हम बोलते हैं थ्रोट, यहाँ से यहाँ तक है ये थ्रोट। और सी है डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। लिक्विड इसमें कन्वर्ज होता है पहले, फिर थ्रोट में से पास होता है, फिर वो डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि जो ए है, लेंथ मान लो ए है इसकी कन्वर्जिंग पार्ट की और इसकी सी है, तो ए इज लेस देन सी, यानी कि कन्वर्जिंग पार्ट इज शॉर्टर देन डाइवर्जिंग पार्ट। ये हमेशा याद रखना, जब डायग्राम बनाओ तो कन्वर्जिंग पार्ट को छोटा बनाना है, डाइवर्जिंग को ज़्यादा। और हमेशा ही इनलेट की तरफ कन्वर्जिंग पार्ट लगता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कन्वर्जिंग पार्ट में, छोटे वाला जो पोर्शन है उसको हम अपस्ट्रीम की तरफ लगाएंगे, हम इसको अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, अपस्ट्रीम साइड। और जिधर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। जिधर से फ्लो आ रहा है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, और अगर जा रहा है उधर से तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम साइड पे हम लगाते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेंचुरीमीटर में, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये मेन ये जो चेक करने वाला अगर आपने क्वेश्चन है सबसे पहले वही देखेगा आपको इसका सेंस है कि नहीं, डाइवर्जिंग पार्ट कन्वर्जिंग पार्ट का, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिखाई देंगे ये पीजोमीटर नजर आ रहे होंगे दो, तो एज ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इसमें पीजोमीटर यूज कर सकते हैं, या यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही यूज होता है ये, ठीक है। और इससे हम मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो इसका फार्मूला क्या होता है वेंचुरीमीटर से रेट ऑफ फ्लो निकालने का, वो डिराइव करते हैं हम, ये भी कई बार आ जाती है डेरिवेशन, बहुत सिंपल है। सपोज D1 इज द डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर और इसका जो वेंचुरीमीटर का इनलेट का डायमीटर वो सेम ही होता है, तभी वो पाइप पे फिट हो पाता है, ठीक है। तो डायमीटर एट इनलेट, अब इसमें दो सेक्शन ले लेते हैं हम। एक तो इनलेट पे इसको बोल देते हैं 1, इनलेट से जस्ट पहले 1 सेक्शन है, और थ्रोट को सेंटर में ले लेते हैं सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 2। और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर लगता है वो सेक्शन 1 और 2 पे ही लगता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 है और ये 2 है। मान लो सेक्शन 1 पे प्रेशर इंटेंसिटी P1 है, वेलोसिटी V1 है, और पोटेंशियल हेड जो है वो, या डेटम हेड वो Z1 है। यहाँ पे हमने डेटम लाइन ली है, ठीक है, और ये सेंटर लाइन है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 का सेंटर जो है वो Z1 हाइट पे है। इसी तरह से सेक्शन 2 पे मान लो Z2 हाइट पे, ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक Z2 हाइट पे है। तो इसी तरह प्रेशर इंटेंसिटी, वेलोसिटी और पोटेंशियल हेड एट सेक्शन 2, ये मान लो वैल्यूज हैं सेक्शन 1 यानी इनलेट और थ्रोट पे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों सेक्शंस के बीच में अगर हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें तो बर्नौली थ्योरम तो यही कहती है ना कि टोटल एनर्जी एट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2, या टोटल हेड एट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल हेड एट 2। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन, आपको पता ही है वही इक्वेशन है, ये प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। सिमिलरली इधर के भी ये सारी चीजें दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल होगा तो Z1 और Z2 दोनों सेम होंगे, तो उनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू एट सेक्शन 2। इसको रीअरेंज अगर कर दें हम तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है ना, नजर आ गई आपको, दोबारा से बता देता हूं मैं। तो हमने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई की है, Z1 Z2 बराबर है तो उनको हटा दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास लास्ट में आ जाती है। अब इसको रीअरेंज करें अगर तो क्या आएगा, P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W इज इक्वल टू, यानी कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक हेड एट पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है ना। टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, इधर लॉस ऑफ हेड हुआ इधर गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ हेड हो गया। तो इसको फिर और करके ये इक्वेशन हमारी आ गई। तो P1 माइनस P2 अपॉन W, या स्पेसिफिक वेट है या तो पता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। अब ये प्रेशर हेड हम कहां से मेजर करेंगे, ये आपने देखा होगा फिगर में, ये जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर से आ जाता है। ये अगर पीजोमीटर ट्यूब यूज किया तो डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगी हमें,
डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे तो क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम पीजोमीटर का ही केस लेके चलते हैं। तो प्रेशर हेड का डिफरेंस हमें मिल जाएगा, रीडिंग ले सकते हैं। तो वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी हेड बिटवीन टू सेक्शंस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2। तो उससे हम V1 की जो है वो वैल्यू निकालते हैं V2 की फॉर्म में, ठीक है। अब V1 को इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं V2 की फॉर्म में। तो हमारे पास V2 स्क्वायर अपॉन 2G और ये लिख दिया हमने, तो ये फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते करते ये खुद करके देख लेना एक बार। तो V2 स्क्वायर आ जाएगा इसके बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, ठीक है। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर A1 स्क्वायर था तो A1 ही रह गया, बाकी अंडर रूट हो जाएगा नीचे, इसको भी अंडर रूट हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो गई एट सेक्शन 2, थ्रोट पे वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे को थ्रोट पे वेलोसिटी भी पता लग गई और एरिया भी पता है, एरिया गिवन होता है वेंचुरी मीटर के लिए ना, वेंचुरी मीटर के लिए एरिया गिवन होगा, डायमीटर थ्रोट का भी दिया होता है और उसका भी दिया होता है, इनलेट का भी, ठीक है ना। आप इसमें लिख लो एक बार, मान लो यहाँ पर D1 डाया इनलेट पे था और D2 डाया था थ्रोट, लिखना रह गया था। तो इससे A1 A2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो A1 और A2 हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा A1 A2 आ जाए, एरिया निकल जाएगा उससे। तो अब क्या करना हमने, तो वेलोसिटी हमारी आ गई सेक्शन 2 पे। अब एरिया हमारे को पता है सेक्शन 2 पे और वेलोसिटी भी पता है, तो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो रेट ऑफ फ्लो, अब हम यही तो निकालना, रेट ऑफ फ्लो ही तो निकालना था, उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो थ्रोट पे मान लो A2 है और V2 है, दोनों हमें पता है, तो रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू A2 V2 की वैल्यू जो हमने निकाली पीछे वो वाली यहाँ रख दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। तो इसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ये याद रखना, इस फार्मूले से जो आएगा वो आएगा थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसको हम सफिक्स लगा देते हैं TH ताकि पता लग जाए थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। और किसी भी वेंचुरी मीटर के लिए ये जो टर्म है ये वाली, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो कई बार तो उसके लिए कांस्टेंट अलग से दे देते हैं या एरिया बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया फिक्स है दोनों जगह, तो ये कांस्टेंट हो जाती है। हमें केवल H की वैल्यू जो है वो मेजर करनी होती है। अब एक्चुअल डिस्चार्ज वो क्या होगा, अब ये तो बात पक्की है कि जो एक्चुअल है वो थ्योरेटिकल से कम होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बर्नौलीज थ्योरम जो हमने अप्लाई की है उसमें अजम्पशंस लिए ना, फ्रिक्शन है कुछ नहीं है, तो उसमें कोई लॉसेज हमने एज्यूम ही नहीं की है। एक्चुअल जब होगा तो उसमें एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या मतलब, एक्चुअल आएगा तो वो कम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम किसी टैंक में मेजर ही कर ले सच में भी उस टाइम पे इतने टाइम में कितना इकट्ठा हुआ लिक्विड और वेंचुरी मीटर से भी निकाल लिया, तो दोनों में फर्क मिलेगा, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि एक्चुअल इज लेस देन थ्योरेटिकल। कितना कम होगा, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हम एक रेशो निकाल लेते हैं, तो उसे एक फैक्टर मिल जाता है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो हर एक वेंचुरी मीटर के लिए एक ये कोएफिशिएंट फिक्स होता है, साथ में वैल्यू आती है भाई इस वेंचुरी मीटर की जो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो इतना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर हमें पता हो तो एक्चुअल किसके बराबर हो जाएगा, थ्योरेटिकल में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया एक्चुअल का। तो इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं आप, यानी कि केवल CD को मल्टीप्लाई करना है थ्योरेटिकल के साथ, और जो CD की वैल्यू होती है
वो रेंज करती है 0.92 से 0.98 और जनरली 95 से होती है मोस्टली, तो 92 भी मिल जाता है कई बार। तो एवरेज वैल्यू जो है 0.95 होती है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। किसी क्वेश्चन में अगर वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन अगर ना दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं इस रेंज में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा वेंचुरीमीटर के लिए कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.95 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम रेट ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब केवल एच है जो हमने मेजर करना होता है। अब ये एच जो है अगर पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा रखी है तो ये तो डायरेक्ट मिल जाती है एच की वैल्यू, उसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। लेकिन अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर रहे हैं पीजोमीटर की जगह, तो फिर हम एच की वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो बच्चों हमने जो ये फार्मूला निकाला है अभी, इसमें हमने जो एच की वैल्यू बताई है वो अभी हम यूज़ कर रहे थे 2 पीजोमीटर, ठीक है ना, डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 पीजोमीटर वाला, इनलेट पर थ्रोट पे 2 पीजोमीटर लगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर यूज़ किया है तब हम एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो हमने अब इसमें लगा दिया है ये डिफरेंशियल मैनोमीटर इनलेट पे और थ्रोट पे, एक एंड उसका इनलेट पे और एक एंड थ्रोट पे लगा दिया, और जो रीडिंग आ रही है वो हमारी ये आ रही है, ठीक है। हमने ये रीडिंग लेनी है केवल एक्स की, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, मैनोमेट्रिक लिक्विड लेवल या मरकरी है तो मरकरी लेवल इन बोथ द लिम्स। ये डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो SM है, ठीक है, और लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SO है। तो एक्स की रीडिंग लेने के बाद हम इस तरह से उसको निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एच यूजिंग डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, ठीक है। SM इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, सपोज वो मरकरी है। SO इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन फ्लोइंग इन द पाइप। X इज द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी लेवल इन बोथ द लिम्स। तो दो केस बनते हैं। केस 1 में क्या होगा, H इज इक्वल टू एक्स इंटू SM अपन SO माइनस 1। तो ये X की वैल्यू भी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो ये फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं H की वैल्यू को। फिर इस H की वैल्यू को हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये केस क्या है, इस केस में मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है वो पाइप में जो लिक्विड है उससे भारी है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पाइप के लिक्विड से ज्यादा है। अब ये केस भी हो सकता है जो पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ज्यादा भारी हो, यानी कि SM इज लेस देन SO, ठीक है। मैनोमेट्रिक लिक्विड इज लेस लाइटर देन द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप। उस केस में ये फार्मूला बन जाएगा, एच की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, केवल ये चीज उठ के इधर आ जाएगी और 1 माइनस SM अपॉन SO हो जाएगा। तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज और, अभी जो हमने केस किया है वो हमने केवल किया है हॉरिजॉन्टल जो है वो वेंचुरीमीटर के केस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पाइप में यूज किया हमने। अगर पाइप वर्टिकल है तो उसको हम वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं वेंचुरीमीटर को, ये वर्टिकल हो जाएगा, या हम इंक्लाइंड भी यूज कर सकते हैं। अगर पाइप हमारे इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड भी यूज कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी पोजीशन में हम वेंचुरीमीटर को लगा सकते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, रीडिंग में कोई फर्क पड़ेगा? ये देखो दो केस दे रखे हैं। अब इस केस में भी बर्नौली थ्योरम लगा दे दोनों पे, ठीक है। तो लास्ट में जो फार्मूला आता है हमारे पास, ये सारा का सारा सोल्व करके जिस तरह से उसमें किया था इसमें भी कर लेंगे। इसमें केवल क्या है कि Z1 और Z2 की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफी डिफरेंस हो गया ना हाइट में। ओरिजिनल में तो सेम लेवल पे थे, अब यहाँ पर Z1 Z2 अलग अलग है तो उसको कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो करते करते सारा सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है, यही फार्मूला आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड इन ऑल द केसेस वेदर इट इज inclined or vertical or horizontal।
ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं अपने आप ही वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है ना, ये कहाँ पे गए वो, ये जो वैल्यू है ये एच की ही वैल्यू आएगी उसमें डायरेक्ट। ठीक है ना, इसमें हम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करें तो एक्स से एच की वैल्यू आ जाएगी, तो ये अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो ये फार्मूला ही इसमें अप्लाई होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ देखें। अब इसके बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, आपको केवल ये फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, मरकरी की भी दे दी, डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग भी दे दी, डायमीटर भी दे दिया। अब आपको केवल एरिया निकाल लिया और एच की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। तो फार्मूला केवल सी डी अगर दिया है, हाँ एक चीज़ रखना, सी डी की वैल्यू हमेशा कम होती है। ठीक है ना, एक से कम ही होती है, क्योंकि वो एक्चुअल हमेशा ही कम होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी कम आएगी। तो सी डी से एक्चुअल वैल्यू निकाल ली। केवल कैलकुलेशन का इसमें रहेगा, अगर आपसे पूछा मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज निकालो तो मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालो, अगर वो लीटर में पूछा तो लीटर में निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज होना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है। जैसे लीटर पर आवर में पूछ लिया, इसमें केवल थोड़ा बहुत ये चेंज हो सकता है कि लीटर पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड की बजाय लीटर पर आवर में कर लिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और लीटर को, मीटर क्यूब को लीटर में करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी करके देखना, कन्वर्जन ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे आपकी बुक में भी, तो सभी तरह के एग्जाम्पल्स एक बार 2-3 करके देखना, बाकी पे नज़र मारना कि किसी में कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है। ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने किया है वेंचुरी मीटर, और जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे वो भी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस पे ही हैं। अगला कौन सा है, ओरिफिस प्लेट मीटर, और दूसरा पिटोट ट्यूब। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दोनों को कवर करेंगे। ओके।